प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन स्टॉक मार्केट के हालात आज भी अच्छे नहीं हैं। पिछले कुछ समय से लगातार प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो आज जानने की कोशिश करेंगे कि आज मार्केट इतना ज़्यादा डाउन क्यों है। इससे आपको ये समझ में आएगा कि आने वाले फ्यूचर में भी मार्केट के हालात कैसे होंगे। उसके बाद कुछ सेक्टर्स को कवर करेंगे ना। बहुत सारे आप लोग के क्वेरीज आए थे, सेक्टर्स लाइक आईटी, डिफेंस, रेलवेज, बैंक्स, फार्मा, एफएमसीजी। तो कल तो जो मैंने बताया था वो बर्नस्टीन का व्यू था। आज मैं अपना व्यू बताऊंगा कि मेरा क्या सोचना है इसके बारे में। उसके बाद कुछ आप लोग के इंटरेस्टिंग क्वेरीज हैं, उसको भी आंसर करूंगा। एक तो एनसीडीज़ में इन्वेस्टमेंट करते वक्त किन बातों का ध्यान रखें। आजकल बहुत सारे बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं ना, 9%, 10%, 11%, 12% का इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो क्या हमें उस तरह के बॉन्ड प्लेटफॉर्म के द्वारा जो भी सिक्योरिटीज़ आ रही हैं फिक्स्ड इनकम, उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे। फिर आया क्रूड ऑयल में अगर इन्वेस्टमेंट करना है किसी को तो कैसे इन्वेस्ट करेंगे। फिर गुड म्यूचुअल फंड्स फॉर 3 इयर्स इसके बारे में जानेंगे। और साथ ही एक और इंटरेस्टिंग है कि यूएस मार्केट का परफॉर्मेंस तो अच्छा चल रहा है। जनरली ऐसा होता है कि इंडियन मार्केट उसी को फॉलो करता है। तो यूएस मार्केट जब अच्छा कर रहा है तो इंडियन मार्केट का परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रहा है। इस तरह के क्वेरीज हैं, सभी को डिटेल में कवर करने की कोशिश करूंगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है एज ऑलवेज, पूरा देखिए, अच्छी तरह से समझें। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहले तो मार्केट अपडेट से स्टार्ट करते हैं कि इंडियन मार्केट और वर्ल्ड मार्केट में क्या चल रहा है। इंडियन मार्केट तो देखिए कुछ हो नहीं रहा है। हाँ, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप का यहाँ परफॉर्मेंस देख सकते हैं। हालात बुरे हैं और इससे भी ज़्यादा हालात बुरे मोस्टली सेक्टर और थीम देखेंगे ना तो हाँ और भी ज़्यादा गिरावट है। ऊपर तो एटलीस्ट एफएमसीजी और फार्मा दोनों डिफेंसिव्स हैं, ठीक है, तो यहाँ तो परफॉर्मेंस ठीक है, ठीक है। इसके बारे में आगे मैं और कवर करूँगा जब सेक्टर को कवर करूँगा तो। लेकिन हाँ, हालात कहाँ ख़राब है। डिफेंस बुरी तरह से गिरा हुआ है, ऑटो बुरी तरह से गिरा हुआ है, रियलिटी बुरी तरह से गिरा हुआ है। तो एक बड़ा रीज़न तो ये भी है कि भाई रिटर्न्स भी तो आया था ना, डिफेंस का बहुत ज़्यादा रिटर्न आया था, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गया था ज़्यादातर स्टॉक्स, तो गिरना ड्यू था, ठीक है। तो यानी आवाज़ तो सभी कुछ गिरा है, तो ये भी गिर रहा है। और नीचे भी देखेंगे तो हालात कुछ अच्छे हैं नहीं, ज़्यादातर सेक्टर्स और थीम्स बुरी तरह से गिरे हुए हैं। बाहर देख लेते हैं क्या हालात है। तो यूएस मार्केट तो अच्छा लग रहा है, यहाँ तो ठीक ठाक, पर ऐसा कोई कंसर्न तो दिख नहीं रहा है। लेकिन जब आप देखना शुरू करेंगे प्री मार्केट, तब देखिए यहाँ पे तो डाउन है, सब हालात ख़राब है यूएस में। उसके बाद एशियन मार्केट्स देखें तो यहाँ भी हालात कुछ अच्छे हैं नहीं। हांगकांग का मार्केट छोड़ दिया जाए तो वहाँ पे थोड़ा रिटर्न आ रहा है, ऐसे तो कोई खास परफॉर्मेंस है नहीं। यूरोपियन मार्केट्स भी देखेंगे तो यहाँ भी अच्छा खासा गिरावट आया है, मतलब कुछ तो बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं। तो ओवरऑल वर्ल्ड में भी कोई अच्छे हालात हैं नहीं। कोस ट्रम्प ना कुछ और फिर से करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका ही फ़र्क पड़ता है। यानी अब नाव जान लेते हैं कि भाई हो क्यों रहा है, क्यों गिर रहा है, आगे क्या हो सकता है। तो देखिए, अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं हमारे यूट्यूब चैनल के तो हमने हमेशा मेंटेन किया है पिछले कुछ समय से ना कि 2 रीज़न्स हैं फ़िलहाल आपको ध्यान में रखना है, 2 फैक्टर्स इनफैक्ट। पहला फैक्टर है कि भाई इंडिया में क्या चल रहा है। तो इंडिया में क्या चल रहा है तो वहाँ पे आपको अर्निंग ग्रोथ देखना है कि कंपनीज़ का जो परफॉर्मेंस है, प्रॉफिट ग्रोथ है, वो कैसा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस मोस्टली उसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। और सेकंड है ट्रंप के टैरिफ फ्रंट पे क्या चल रहा है। यही 2 मेजर इवेंट्स, फैक्टर्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। इसी के आधार पर मोस्टली मार्केट में जो भी चल रहा है अप या डाउन उसी के कारण हो रहा है, ठीक। कल तो टीसीएस का रिज़ल्ट भी आया है तो उसके बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यही 2 रीज़न है जिसके कारण हो रहा है। इसके अलावा एक और भी रीज़न है, ठीक है, शॉर्ट टर्म रीज़न, उसके बारे में भी आगे मैं आपको बताऊंगा। बट सबसे पहले अर्निंग फ्रंट को कवर कर लेते हैं। तो कल बर्नस्टीन का भी रिपोर्ट आया, उन्होंने भी बोला है कि वह अर्निंग ग्रोथ जो है इंडिया का वो इम्प्रूव करने जा रहा है, उसके कारण स्टॉक मार्केट का भी परफॉर्मेंस वापस आएगा, ठीक है। मैं भी इनफैक्ट काफ़ी समय से आप लोग को बोल रहा हूँ अपने तरफ से, जो भी मेरा लिमिटेड नॉलेज है, कि देखिए भाई, अब गवर्नमेंट ने अपने तरफ से काम किया है, सेंट्रल बैंक ने भी अपने तरफ से काम किया है, ठीक है। दोनों ने, मतलब टैक्स कट्स का बेनिफिट इस साल मिलने जा रहा है फाइनेंशियल ईयर में। उसके बाद अच्छा खासा रेट कट ऑलरेडी हो चुका है, हो सकता है 1-2 रेट कट और भी हो जाए, ठीक है। सीआरआर कट भी आने ही वाला है, तो बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है ना। तो और इसका बेनिफिट ऑफकोर्स मिलेगा, 3 क्वार्टर्स हम बिल्कुल डाउन एंड आउट थे, बिल्कुल सही। तो जो डाउन था ना मोस्टली हमारा, वो जा चुका है, मतलब उससे नीचे जाने की उम्मीद नहीं, यहाँ से ऊपर ही जाने का उम्मीद है, ठीक है। लेकिन हाँ, ऊपर जाना इमीडिएटली नहीं हो, जैसे रेट कट है ना, मैंने हमेशा आप लोगों को बताया कि भाई उसका तुरंत पास ऑन नहीं हो जाएगा, उसका असर आने में कई महीने लग जाते हैं, ठीक है।
तो बिल्कुल सही बात है, रेट कट हुआ लेकिन असर होने में समय लगेगा। इसीलिए मैंने पहले ही बताया था कि ये जो रिजल्ट्स इस बार जो आ रहा है, जो कि टीसीएस ने कल स्टार्ट किया है ना रिजल्ट सीजन, और मोस्टली नेक्स्ट मंथ तक आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। तो यहाँ कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन यहाँ भी ना रखें, ठीक है। पहले से बिल्कुल उम्मीद है कि थोड़ा बहुत शायद इम्प्रूवमेंट हो, लेकिन यहाँ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रहे। इतनी जल्दी असर नहीं कर जाता है ना इकोनॉमी में, टाइम लगता है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि सेकंड हाफ से, मतलब इसके बाद जो आने नेक्स्ट क्वार्टर से जो रिजल्ट्स आएगा ना, वहाँ से शायद आपको थोड़ा पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा। और इसीलिए मैंने हमेशा मेंटेन किया कि भाई ये एक्यूमुलेशन फेज़ है। किसी का अगर लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो एक्यूमुलेशन के लिए अच्छा समय है। अगर ज़्यादा गिरता है तो उस तरह से इसको देखना चाहिए। शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा रिटर्न्स फिलहाल नहीं दिख रहा है, आने वाले महीनों में देखना होगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखें। और उसके बाद ऑफ कोर्स मतलब टीसीएस का रिज़ल्ट तो बहुत बुरा आया था ना, तो उसी का आपको नेगेटिव असर दिख रहा है। आईटी भी आज बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। टीसीएस का देखिए प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 6% के, थोड़ा कवर कर देता हूँ, 6% के आसपास है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट उनका बढ़कर आ गया है 12,760 करोड़ का जून क्वार्टर का। और इसी साल पहले ना लास्ट क्वार्टर में, मतलब लास्ट ईयर के इस क्वार्टर में उनका प्रॉफिट था 12,040 करोड़, तो पहले के मुकाबले बढ़ा है। और मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि about 12,205 करोड़ का रहेगा, तो उसके मुकाबले ज़्यादा आया है। तो नेट प्रॉफिट वाइज प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ ठीक आया है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? रेवेन्यू, सेल्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर इनका देखेंगे ना तो आया है 63,437 करोड़ अप्रैल जून क्वार्टर का, ठीक है, जो कि 1.3% बढ़कर आया है, ठीक है। लेकिन जो अगेन मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था ना, जो जैसे ब्लूमबर्ग कंसेंसस का जो एस्टिमेट था कि भाई वो सोच रहे थे कि इतना आना चाहिए, वो था 64,636 करोड़, तो उससे घट कर आया है, ठीक है। और इससे भी बड़ी बात, अगर आप कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में देखेंगे ना तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 3.1% से नीचे हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, जो कि बहुत बड़ा निगेटिव है। अब इसमें बिल्कुल ये है कि भाई कांस्टेंट करेंसी क्या होता है, तो देखिए जो आईटी कंपनीज़ है ना वो अलग अलग कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करती हैं, यूएस, यूरोपियन कंट्रीज, सभी अलग अलग जगह, ठीक है। तो सभी का करेंसी है, तो जब वो बेचेंगे ठीक बात है, उनको वो करेंसी मिलेगा, यूएस डॉलर मिलेगा, यूरो मिलेगा। लेकिन फिर उनका जो खर्च है, बिजनेस तो इंडिया में वो कर रहे हैं ना, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपी में, फिर यहाँ पे वापस आएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो एक्सचेंज रेट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है इन एक्सपोर्टर्स के लिए। तो कांस्टेंट करेंसी में आप क्या करोगे कि जो एक्सचेंज रेट का जो भी बेनिफिट, या जो भी कभी कभी बेनिफिट मिलता है, कभी कभी उसके प्रॉब्लम भी होता है, तो उसके कारण जो भी असर पड़ रहा है ना, उस असर को हटा दिया जाए। हम ऐसा हो सकता है ना कि आप कंपनी वाइज आपको लॉस हो रहा है, लेकिन उस साल करेंसी का बेनिफिट आपको मिल गया, उसके कारण आप प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है। तो हो सकता है उसका अपोजिट भी हो सकता है। तो इसीलिए कांस्टेंट करेंसी टर्म्स हमें जरूर चेक करना चाहिए कि भाई एक्सचेंज रेट से जो तुमको बेनिफिट मिल रहा है उसको हटाओ, उसके अलावा दिखाओ कि कंपनी ने क्या किया। तो वहाँ पे तो रेवेन्यू लॉस, अगर सेल्स ही इंपॉर्टेंट है, सेल्स ही नहीं हो रहा है, तो प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा बहुत आ गया। और प्रॉफिट ग्रोथ भी ऐसा नहीं 6% का है। सो स्टॉक मार्केट के गिरने का फर्स्ट रीजन था अर्निंग ग्रोथ। मार्केट यहाँ पे लग रहा है पता नहीं क्या होगा, अर्निंग ग्रोथ फ्रंट पे अच्छा होगा, नहीं होगा, क्या होगा, कन्फ्यूज़न है। तो मार्केट जब भी कन्फ्यूज़न में रहेगा तो इसी तरह से रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है, देखते हैं अगले महीने तक क्लैरिटी मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद सेकंड रीज़न ऑफ कोर्स ट्रम्प का टैरिफ, इसके बिना तो कोई डिस्कशन आप पूरा कर ही नहीं सकते। अगेन फिर से उन्होंने कुछ किया है, अब कनाडा पे 35% का और टैरिफ लगा दिया है, ठीक है। 35%, कल मैंने बताया था ना ब्राज़ील पे 50% का लगा दिया है, ठीक है। उसके अलावा बोल रहे हैं कि भाई जो दूसरे ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं ना, वहाँ भी 15 to 20% के आसपास का मैं ग्लोबली ज़्यादातर कंट्रीज़ पे लगा दूंगा टैरिफ, 15 to 20%, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये सब नेगेटिव जाएगा ना। पहले था कि 9 जुलाई का कट ऑफ था, इसके बाद लगा देंगे। अब बोल रहे हैं 1 अगस्त से लगाएंगे, तो फिर से कुछ दिनों का टाइम मिला है कि भाई कहीं नहीं हो पाए तो उसको करो, ठीक है। तो ये सब चल रहा है, तो ऑफकोर्स ये नेगेटिव है ना पूरे वर्ल्ड के लिए। पहले लग रहा था कि शायद अब ट्रम्प को समझ में आ गया है, शायद ये सब जो भी कर रहे हैं थोड़ा कम करें, लेकिन अभी तो वही लग रहा है कि भाई कम नहीं करने जा रहे। देखिए उनका यही है ना कि ये जो बिग एंड ब्यूटीफुल बिल वो लाए हैं ना, जो कि पास हो चुका है, तो वहाँ पे जो डिफिजिट्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रहा है यूएस का, ठीक है। तो डिफिजिट को कम करने का एक तरीका क्या है कि भाई टैरिफ बहुत ज़्यादा लगा दो, क्योंकि टैरिफ से भी इनकम हो रहा है ना यूएस गवर्नमेंट को। तो एक बहुत बड़ा रीज़न ये है जिसके कारण वो इसको ख़त्म नहीं करना चाहते, क्योंकि इसको ख़त्म करेंगे तो वहाँ पर रेवेन्यू लॉस से प्रॉब्लम हो जाएगा। टैक्स कट करेंगे तो रेवेन्यू लॉस होगा। लेकिन ऑफकोर्स ये शॉर्ट टर्म के लिए तो चल रहा है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए यूएस के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, क्योंकि टैरिफ जो कर रहे हैं, कल भी मैंने आपको बताया था ना, कॉपर पे 50% टैरिफ, तो उसके कारण शॉर्ट टर्म में
ही यूएस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने जा रहा है। बाद में अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो होगा, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में भी प्रॉब्लम होगा, इस तरह से। तो ये सब जो कुछ भी कर रहे हैं उसके कारण यूएस जो इकोनॉमी है उसमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ जाएगा और वहाँ का जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, डॉलर का डोमिनेंस कम होता जाएगा। तो भाई जब आपका इकोनॉमी ही कमज़ोर हो जाएगा तो फिर रेवेन्यू कहाँ से आता है? आपका गवर्नमेंट का ना, आपका आता है कंपनीज़। अगर कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करेंगे तो वहाँ से आपको टैक्स मिल रहा है, इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं वहाँ से टैक्स मिल रहा है। तो अगर इकोनॉमी ही आप वीक कर दोगे, ठीक है, तो कंपनीज़ का प्रॉफिट भी घट जाएगा, फिर जो इंडिविजुअल्स हैं उनका इनकम भी घट जाएगा, तो टैक्स ही घट जाएगा, तो ओवरऑल रेवेन्यू ही आपका बुरी तरह से हिट हो जाएगा। इसको इस तरह से देखना चाहिए। सो एनीहाउ इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इसका बहुत नेगेटिव असर पड़ेगा और प्लस कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ जाएंगे ना। ऑलरेडी यूएस पे इतना ज़्यादा डेट है, 36 ट्रिलियन प्लस, और इसके कारण अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा नीचे नहीं जा पाए, ऊपर ही रहे, तो ऑफकोर्स कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ जाएगा, तो उसका भी यूएस इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ेगा। देखते हैं और क्या क्या करते हैं आने वाले दिनों में, ठीक है। ये था सेकंड रीज़न। एक और थर्ड रीज़न है, जेन स्ट्रीट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा ना कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया उन्होंने ऑप्शंस मार्केट में, तो सेबी ने उन्हें बैन कर दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन मार्केट में वीकनेस आ गया उसके कारण, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्लेयर है यूएस का और इंडिया में अच्छा खासा उसका प्रेजेंस था, तो उसके कारण जो इंडेक्स ऑप्शंस एक्टिविटी है ना उसमें कमी आया अच्छा खासा, ठीक है। तो उसके कारण भी थोड़ा सा निगेटिविटी मार्केट में आता है, ठीक है। तो वो भी एक रीज़न है यहाँ पे। जेन स्ट्रीट के बारे में होपफुली आप लोगों ने सुना है, नहीं सुना है तो कमेंट में आप मेंशन कीजिएगा, मैं आने वाले वीडियोस में डिटेल में बता दूंगा कि उन्होंने क्या किया है। नाउ सेक्टर्स को कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आईटी तो देखिए यूएस पे डिपेंडेंट है ज़्यादातर। यूएस में कोई ख़ास अच्छे हालात हैं नहीं, ठीक है ना, तो वहाँ प्रॉब्लम अभी फ़िलहाल तो है भाई, और प्रॉब्लम ऐसा लगता है कि बना रहेगा। ट्रम्प की जो पॉलिसीज़ हैं, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा चमत्कार होने जा रहा है यूएस इकोनॉमी में, इनफैक्ट ग्रोथ तो उनका घट रहा है लगातार ना। तो देखना होगा यूएस इकोनॉमी में कैसे हालात, तो उसी के आधार पे, क्योंकि ये टैरिफ गेम जब तक ये कम नहीं करेंगे ना तब तक प्रॉब्लम बना रहेगा, ठीक है। तो उसके कारण ऑफकोर्स जो यूएस की कंपनीज़ हैं उनका जो एक्सपेंसेस है ना, ऑफकोर्स ये सब चीज़ों में कम खर्च करेंगे। उनको पता नहीं कि क्या होगा भाई आने वाले समय, यू नेवर नो। पता चला इंडिया से जो सर्विसेज एक्सपोर्ट हो रहा है उस पर भी कुछ टैक्स लगा दे, वो यू नेवर नो ना क्या होगा फ्यूचर में। तो सभी लोग डर का माहौल है, तो सभी लोग पैसा जो भी है भाई थोड़ा बचा के रखेंगे, रिस्क क्यों लेना, पता नहीं ट्रम्प के दिमाग में कब क्या आ जाए, ठीक है। तो आईटी में फ़िलहाल तो देखिए जो इशू है बिल्कुल ये बना रहेगा, मैंने पहले ही बताया, इसीलिए मैंने बताया था ना, मेरे पास आईटी के 2 स्टॉक्स थे मेरे पोर्टफोलियो में, तो मैंने एक हटा दिया, एक स्टॉक मैंने रखा है, क्योंकि आईटी ऑफ कोर्स मैं ऐसा नहीं हूँ कि नेगेटिव हूँ, मैं न्यूट्रल टाइप हूँ, ठीक है। पहले बुलिश था, लेकिन हाँ उसके बाद ट्रम्प मतलब लगातार किए जा रहे हैं, बंद ही नहीं कर रहे हैं जो भी हरकतें कर रहे हैं, इसीलिए मैं न्यूट्रल हूँ। लेकिन हाँ आईटी पे नेगेटिव नहीं हूँ मैं, इसीलिए मेरे पास एक स्टॉक है, मुझे लगता है कि भाई आएगा वापस। और अभी तो परफॉर्मेंस देखिए, आईटी वही लार्ज कैप वालों में इशू है, मिड कैप वालों का परफॉर्मेंस अभी भी आ रहा है, लेकिन वहाँ पे फिर वैल्यूएशन का प्रॉब्लम है। तो मिड कैप में अच्छे वैल्यूएशन में अगर अच्छा कोई कंपनी दिखता है तो अट्रैक्टिव है वो, ठीक है। मोस्टली लार्ज कैप्स में तो प्रॉब्लम है और बना रहेगा ऐसा लगता है। उसका डिफेंस, देखिए डिफेंस तो ना डिकेडल स्टोरी है, मैं बार बार आप लोग बताऊँ, कई डिकेड्स तक बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि इंडिया के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। चाइना है, उसके बाद पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चारों तरफ से इंडिया के सामने प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इंडिया को तो डिफेंस पे खर्च करना ही है। इस बार माना जा रहा है कि और भी ज़्यादा हमारा जो डिफेंस पे खर्च है वो बढ़ने जा रहा है, और ऑफ कोर्स मेड इंडिया पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि बाहर से रिस्क है ना, लड़ाई हुआ, पता नहीं किस कंट्री ने जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो बंद कर दिया कि नहीं भाई हम नहीं देंगे, तब तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए हम कोशिश करेंगे ज़्यादा ज़्यादा घर पे बनाएं। तो डिफेंस बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसका वैल्यूएशन देखना पड़ेगा ना। मतलब कंपनी जिस तरह का प्रॉफिट या सेल्स जनरेट कर रही है, जिस तरह का ऑर्डर बुक है, पहले तो कि भाई ऑर्डर बुक आ रहा है ठीक बात है, तुम उसको बना पाओगे कि नहीं ये देखना है। उसके बाद भी जिस तरह का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, वैल्यूएशंस भी उसी तरह का होना चाहिए ना, थोड़ा बहुत ऊपर है चलेगा, उससे अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ऑफकोर्स वो गिरेगा ना। तो डिफेंस में फिलहाल वही हो रहा है, वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि रिटर्न बहुत ज़्यादा आ गया था, फिर से गिर गया। तो ये सब चलता रहेगा, लेकिन हाँ वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि भाई क्वालिटी अच्छा रहे, और सही में सिर्फ बोलने से नहीं, सही में उसका जाकर चेक करें कि सही में प्रॉफिट जनरेट कर रहा है कि नहीं, सेल्स ग्रोथ जनरेट कर रहा है कि नहीं, ज़्यादा पैरामीटर्स अच्छे हैं कि नहीं, ठीक है, वो सब देख कर जाएं। और गिरने के बाद अगर वैल्यूएशन अट्रैक्टिव होता है तो ठीक है। रेलवे देखिए, मैंने पहले बताया रेलवे में कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं, इशूज़ ना। रेलवे देखिए पहले था ना कि बहुत ज़्यादा लग्जरी पे हम जा रहे थे, अच्छे अच्छे ट्रेन्स लाएंगे, लेकिन अच्छे ट्रेन्स लाएंगे तो उसका प्राइसिंग ज़्यादा रखना पड़ेगा। इंडिया में फिर प्रॉब्लम होगा, ज़्यादा प्राइसिंग रखेंगे तो कोई आएगा ही नहीं उस पर, खाली जाएगा, ठीक है। ऐसा हो रहा है कुछ ट्रेन्स के साथ इंडिया में। और प्लस गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर होगा कि अरे तुम इतना महंगा ट्रेन चला रहे हो, लोअर स्ट्रेटा में जो लोग हैं उनका क्या होगा। तो वो सब के कारण थोड़ा रेलवेज़ में प्रॉब्लम आया है, मैंने पहले ही बताया था आप लोग को। लेकिन अगेन
यहाँ भी अगर कोई कंपनी अच्छी कर रही है, देखिए बिजनेस तो रेलवे तो ग्रो करेगा ही, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है ना। इंडियन रेलवेज तो हमेशा ग्रो करता रहेगा, अच्छा खासा रेट पे ग्रोथ करेगा। लेकिन पहले जो मोमेंटम था ना रेलवेज का, वो पहले के मुकाबले घटा है, इसीलिए थोड़ा यहाँ पे आपको नेगेटिविटी देखने को मिल रहा है। अगेन कंपनी स्पेसिफिक आपको देखना होगा। बैंक्स देखिए, मार्जिन तो मैंने कई बार बताया ना, ये पूरा अभी 1-2 क्वार्टर और प्रॉब्लम रहेगा। मार्जिन ना, इंटरेस्ट रेट कट हो रहा है, इनका मार्जिन बुरी तरह से हिट हो रहा है, लोन ग्रोथ हो नहीं रहा है। लोन ग्रोथ बिल्कुल आएगा लेकिन टाइम लगेगा, इमीडिएटली नहीं होगा ना, तुरंत इंटरेस्ट रेट कट हुआ तुरंत लोन ग्रोथ, ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है हर एक चीज़ में। तो जब वो होगा तब वापस आएगा। 1-2 क्वार्टर तो बैंक्स के लिए मार्जिन्स बुरी तरह से हिट होंगे, लोन ग्रोथ आ नहीं रहा है, डिपॉजिट में तो पहले ही से प्रॉब्लम है। तो सही बात है, बैंक्स को प्रॉब्लम होगा, ये मानकर आपको चलना है। लेकिन वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव था, इसीलिए बैंक्स में थोड़ा मोमेंटम देखने को मिला है। आने वाले समय में ऑफकोर्स यहाँ इंप्रूवमेंट आएगा, लेकिन कुछ महीने और लगेंगे, इमीडिएटली नहीं होगा। इसको इस तरह से देखें। फार्मा तो ठीक चल रहा है ना, फार्मा तो मैंने पहले, मेरे पोर्टफोलियो में 2-2 फार्मा है, आज तो फार्मा अच्छा है, तो मेरा दोनों स्टॉक्स ही ऊपर है, बाकी तो ज़्यादातर डाउन है बुरी तरह से, ठीक है। तो फार्मा का चांसेस बिल्कुल ठीक ठाक है, इसमें मुझे प्रॉब्लम फिलहाल तो नहीं लगता है। अगेन कंपनी आपको देखना पड़ेगा, क्वालिटी अच्छा हो, वैल्यूएशन ठीक ठाक हो। एफएमसीजी मैंने बताया ना कि ये भी वापस आएगा, सबका दिन आता है, ठीक है। बट मैं एफएमसीजी में कोई मेरा एक्सपोजर नहीं है, क्योंकि कुछ परफॉर्मेंस नहीं है और वैल्यूएशन ज़्यादा होता है इसीलिए। लेकिन हाँ, मेरा एक्सपोजर नहीं है इसका ये मतलब कि ख़राब है, इसका भी समय आएगा। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से मैंने आप लोगों को बताया था एफएमसीजी में भी थोड़े थोड़े रिटर्न्स आने लगे हैं। तो उम्मीद है कि धीरे धीरे जैसे जैसे, क्योंकि देखिए रेट कट हुआ है ना, फ़र्क तो पड़ेगा। रूरल इकोनॉमी तो ऑलरेडी इंप्रूव कर रहा था ना, अर्बन इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ रहा था, वहाँ भी धीरे धीरे आप इंप्रूवमेंट देखेंगे। तो वो होगा तो यहाँ एफएमसीजी का ही परफॉर्मेंस वापस आएगा, और जब परफॉर्मेंस आएगा तो स्टॉक्स में भी वो रिफ्लेक्ट करेगा। थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ये बिल्कुल यहाँ भी आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, ठीक है। ये सब उसके बाद एनसीडीज और बॉन्ड प्लेटफॉर्म। तो देखिए एनसीडीज सिंपल है, क्रेडिट रेटिंग देख कर जाएँ, AAA, AA+, AA माइनस, ठीक है। AA माइनस से नीचे बिल्कुल सोचे भी ना, A, BBB ये सब में ना जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्क होगा। तो मैं तो जनरली बोलता हूँ AAA, AA+, उससे नीचे भी ना जाए। लेकिन होता नहीं, चलो मुझे थोड़ा सा और लेना है, तो मे भी AA, उससे नीचे बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए AAA, AA+, उससे नीचे और ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो AA, उससे नीचे ना जाए। बिना क्रेडिट रेटिंग चेक किए किसी भी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट ना करें, ठीक है। ये जो बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स के बारे में आप लोग कोई रहे, वहाँ भी वही देखे। देखिए ये जो बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स है ना, ये जो भी हाई यील्डिंग है ना, जैसे कुछ बोल रहे हैं 10%, 11%, 12%, और रेट तो यहाँ कम रहा है इंडिया में इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पे ऑफकोर्स लोग को अगर कोई मतलब अगर आपको सही से मिल रहा है 7%, 6%, और कोई आपको दे रहा है 10%, 11%, नेचुरली आप करिए, तो बहुत ज़्यादा मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर कोई उतना ज़्यादा दे रहा है तो ध्यान में रखें, फ्री में कुछ नहीं मिलता है, वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उनका जाके क्रेडिट रेटिंग चेक करें। बॉन्ड प्लेटफॉर्म में ज़्यादातर आप देखेंगे ना, क्रेडिट रेटिंग का डिस्कशन कम होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है ना। तो उनका बिजनेस है, वो मोस्टली बोलेंगे सिक्योर्ड, सीनियर सिक्योर्ड, इस तरह का डायलॉग बाजी होता है। लेकिन देखिए अगर कोई कंपनी अच्छी है तो उसका क्रेडिट रेटिंग अच्छा होगा, अगर ख़राब है तो उसका क्रेडिट रेटिंग ख़राब होगा, सिंपल, ठीक है। तो अगर कोई ख़राब कंपनी है, उसको कितना भी सिक्योर्ड कर दें, ये कर दें, वो कर दें, कंपनी ही ख़राब है, अगर उसमें प्रॉब्लम आ गया, कंपनी ही बंद हो गई, तो कहाँ से पैसा चुकाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखें। जैसे स्टॉक्स में हम लोग कैसे होता है, पेनी स्टॉक्स की भाई बहुत ज़्यादा रिस्क है, कंपनी बंद हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, पूरा पैसा डूब जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी आपको देखना है, बॉन्ड्स में भी अगर अच्छे क्वालिटी की कंपनी है ना, AAA, AA+, तब तो अच्छा चांस है कि पैसा मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप नीचे वाले जाते हैं ना, BBB में जाते हैं, A में जाते हैं, A-, BBB+, BBB-, उस तरह के रेटिंग में, तब तो बहुत ज़्यादा रिस्क है, ठीक है। तो इन्वेस्ट करें, ठीक है मैम, क्योंकि आपका पैसा आप जहाँ चाहें इन्वेस्ट कर सकते हो, वो अलग चीज़ है। इन बातों का ध्यान रखें, ठीक है। और अगर आप बहुत नीचे जा रहे हैं बिना क्रेडिट रेटिंग चेक किए, या फिर जानकर क्रेडिट रेटिंग कम वाले जा रहे हैं, तो अगर डूबता है पैसा तो आपको समझ होनी चाहिए कि नहीं भाई, मैंने सोच समझ कर रिस्क लिया है, रिटर्न आएगा तो ठीक है, पैसा डूबा तो डूबा। इस तरह से मेंटालिटी आप बना कर रखें। तो क्रेडिट रेटिंग कहीं भी बॉन्ड में इन्वेस्ट करें, एनसीडीज किसी भी तरह का बॉन्ड, क्रेडिट रेटिंग जरूर चेक करें। उसके बाद है इंडियन मार्केट्स ना, यूएस मार्केट ऊपर जा रहा है इंडिया के। देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि यूएस मार्केट का फ़र्क इंडियन मार्केट्स में पड़ता है, इनफैक्ट वर्ल्ड के ज़्यादातर मार्केट्स में फ़र्क पड़ता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कि 100% उसी पे मूवमेंट है, ठीक है ना। अगर 100% ऐसा है तो फिर 100% हम यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर दें, इंडियन मार्केट के चक्कर में क्यों पड़े, सब कुछ तो वहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है, फ़र्क पड़ता है। लेकिन इंडिया स्पेसिफिक रीज़न है। अब जैसे यूएस का इकोनॉमी अच्छा कर रहा है, इंडिया का इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रहा है, ठीक है, तो यूएस का मार्केट लगातार ऊपर जाएगा, हमारा लगातार नीचे जाएगा। इस तरह से देखें ना, उसी तरह से मान लीजिए यूएस इकोनॉमी में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया और इंडियन इकोनॉमी अच्छा कर रहा है, तो यूएस का जो स्टॉक मार्केट गिर जाएगा, हमारा ऊपर जाएगा, ठीक है। तो कुछ हद तक
कभी कभी कोरिलेशन है, ऐसा नहीं है, खासकर आईटी में तो बिल्कुल देखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी तरह से उसी पर डिपेंडेंट है, तो इसको ध्यान में रखें, ठीक है। उसके बाद क्रूड ऑयल का आप लोग का क्वेरी आया है ना कि भाई कैसे इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। उससे पहले एक म्यूचुअल फंड SIP बता देता हूँ। एक क्वेश्चन आया ना 3 ईयर का SIP, तो देखिए अगर 3 ईयर का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो डेट फंड्स के लिए जाएँ, ठीक है। तो वहाँ पे इक्विटी बिल्कुल ना सोचें, 3 इयर्स के लिए इक्विटी बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, ठीक है। इसको इस तरह से देखें। अच्छा, नाउ क्रूड ऑयल में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या करें? तो देखिए क्रूड ऑयल में इन्वेस्टमेंट करने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन कोई आसान तरीका नहीं है, ठीक है ना। अगर इंडिया से आप क्रूड ऑयल में जाना चाहते हैं तो एक तो तरीका हो सकता है क्रूड ऑयल फ्यूचर्स, ठीक है। तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है ना MCX, उसके थ्रू आप फ्यूचर्स बहुत ज़्यादा रिस्की है, बिल्कुल ना जाएं। पहले मैं आप जानना चाहते हैं कैसे कर सकते हैं, मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। करना है नहीं करना है आपका पैसा डिसाइड करें, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्की है, सोचे भी ना ये सब, ठीक है। अगर आपको अच्छी जानकारी नहीं है तब, बहुत अच्छी जानकारी है तो जो चाहे करें, ठीक है। तो MCX तो देखिए बहुत सारे जो भी ब्रोकर्स हैं ना, आपका जो बड़ा ब्रोकर है इंडिया में, ठीक है, डिस्काउंट ब्रोकर्स भी, उस सब के थ्रू आप कर सकते हैं, ये सब किया जा सकता है। लेकिन फ्यूचर्स तो डेडली है, हमेशा ध्यान में रखें। फ्यूचर्स ऑप्शंस दोनों बिल्कुल, अगर बहुत अच्छी जानकारी है तो उधर बिल्कुल ना जाएं, पैसा डूब जाएगा पूरा का पूरा वहाँ पे, ऐसा होता है जनरली, ठीक है। उसके बाद एक और तरीका क्या हो सकता है कि क्रूड ऑयल का जो ETFs है ना, वहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट कर। इंडिया में तो ETF अभी नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में ETFs है। तो इंडिया में कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपको वहाँ का एक्सपोजर देते हैं ना, उसके थ्रू मतलब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ब्रोकर्स हैं बहुत सारे इंडिया में भी, जो कि जिसके थ्रू आप वहाँ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो क्रूड ऑयल ETFs आते हैं, इंडिया में नहीं है, बाहर है, तो उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्लस ऑयल एंड गैस सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं ना, उससे भी इनडायरेक्ट एक्सपोजर अगर आप चाहें, बहुत सारी कंपनीज हैं इंडिया में ऑयल एंड गैस सेक्टर से रिलेटेड ना, जो ऑयल एक्सप्लोरेशन करती है, प्रोडक्शन करती है, रिफाइनिंग करती है, उस तरह के स्टॉक्स हैं। उसके बाद कुछ थीमेटिक म्यूचुअल फंड ना, जैसे एनर्जी रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स, वहाँ भी आपको एक्सपोजर मिल जाएगा। तो ये सब कर सकते हैं, बट हाँ मतलब कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए था, मैंने दे दिया। मैं ये सब नहीं करता हूँ, ये मैं क्लियर कर दूँ। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। मैं आने वाले वीडियोज़ में ट्राई करूँगा उन क्वेरीज़ को आंसर करने का। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।